क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। पिछले क्लास में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सीखे थे, बात समझ में आया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय में हम लोग को सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि पिछले क्लास में हम समझाए थे कि जितना भी रूट वाला नंबर आएगा जिसका वर्गमूल नहीं होगा उस सारा नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन जिसका रूट के अंदर ऐसा संख्या हो जिसका वर्गमूल होता है उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। तो रूट के अंदर 2 है तो हमको पता चल रहा है कि √2 इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये है अपरिमेय संख्या। लेकिन हम लोग के पास क्वेश्चन है कि इसको प्रूव करना है, साबित करना है कि अपरिमेय संख्या ही है। बात समझ में आया। हमको साबित करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये साबित करने बोला है, इसको सिद्ध करना है। बात समझ में आया। जितना स्टेप लिखेंगे, जहां किसी को कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा, तुरंत पूछेगा, क्योंकि इसमें साबित करना है। इसका मतलब यह एक तरह का प्रमेय है, यह थ्योरम है। अब थ्योरम को साबित हम लोग उसी प्रकार करेंगे जैसा साबित पहले से थ्योरम किया गया है। बात समझ में आया। देखो तो क्या करेंगे, पहले इसको साबित करना है, ठीक, अच्छे से समझना, स्टेप बाय स्टेप। इसका जो इस बार हम एक स्टेप लिख देंगे, हर बार क्वेश्चन यहाँ चेंज रहेगा तो लिखने का तरीका वही होगा, लिखने का तरीका चेंज नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखो √2 एक परिमेय संख्या है। हमको साबित क्या करने बोला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको साबित करने के लिए पहले हम लोग मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। हर बार पहले मान लिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आया। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। जो पिछले क्लास में बताए थे कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बटे के रूप में लिख सकते हैं, या तो हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, या तो हम लोग R/S के रूप में लिख सकते हैं। यानी बटे में लिखा जा सकता है अगर वो परिमेय संख्या है तो। अगर हम लोग मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर A/B। क्यों? क्योंकि जब √2 एक परिमेय संख्या माना गया है और प्रत्येक परिमेय संख्या को हम लोग P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, तो हम लोग √2 को लिख सकते हैं ना A/B के रूप में, क्योंकि √2 क्या माना गया है, एक परिमेय संख्या माना गया है। बात को समझना। ये तो मान लेते हैं कि √2 क्या है, A/B, क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या माना गया है। अब A और B क्या है, A और B क्या वो समझना है। देखो A और B यहाँ पर ऐसा नंबर है, पहली बात तो A और B धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसके अलावा A और B जो है इसमें केवल एक HCF आएगा। A और B का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। और जिस दो नंबर का HCF 1 आता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिस भी दो नंबर का HCF 1 आता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या क्या है आज हम लोग समझेंगे, यहाँ पर समझाते हैं। जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 2 अकेले अभाज्य संख्या है और ये 3 अकेले अभाज्य संख्या है। लेकिन दोनों को जब एक साथ बोले तो ये दोनों जोड़ा में 2 और 3 का HCF 1 आएगा, तो इसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहेंगे। कैसा संख्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जब कभी भी पेयर में 2 नंबर लिखा हो और दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा, तो ऐसे नंबर को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 एक भाज्य संख्या है, 9 एक भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों में जब हम बात करें दोनों का, तो दोनों कैसा नंबर है, दोनों एक साथ सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। यानी ये 1 से और ये 1 से, दोनों केवल 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। जब दोनों का बात करेंगे तब एक साथ। अब लग रहा होगा नहीं सर ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है और ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, लेकिन 2 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 3 से 9 डिवाइड हो रहा, लेकिन 4 डिवाइड नहीं हो रहा। ये दोनों केवल किससे डिवाइड होगा, 1 से। दोनों एक साथ केवल 1 से डिवाइड होगा।
ऐसे पेयर को, ऐसे संख्या के जोड़ों को सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 4 और 9 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब कॉमन नहीं है, इसको साबित करने के लिए हम इसका फैक्टर करते हैं, 1 गुना 2 गुना 2। 9 का फैक्टर करते हैं, 1 गुना 3 गुना 3। बताओ, एक के अलावा कुछ भी मिला क्या? नहीं। तो सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो और ये दोनों नंबर केवल 1 से डिवाइड होगा। अगर ये 2 से होगा तो ये 2 से नहीं होगा, अगर ये 3 से होगा तो ये 4 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी दोनों नंबर को केवल डिवाइड करने वाला नंबर 1 है। क्या है? 1 है। दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड करने वाला संख्या क्या है? 1 है। तो सअभाज्य संख्या ऐसा होता है जिसका एचसीएफ 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में आ गया? सअभाज्य संख्या क्या होता है? तो यहाँ पर क्लियर है कि ए और बी हम लोग क्या लेके चलेंगे? सअभाज्य संख्या। इसका मतलब ए और बी में जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1 होगा। इसके अलावा ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ए और बी ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना दोनों, हम दोनों का बात कर रहे हैं। यानी ए ना तो 2 से डिवाइड होगा और बी भी ना तो 2 से डिवाइड होगा। ए अगर 1 से डिवाइड होगा तो बी भी 1 से होगा, बस। अगर ए मान लिया जाए 4 से डिवाइड है तो बी 4 से नहीं होगा, है ना। तो सअभाज्य संख्या ए बी है, तो इसको हम लोग को लिखना है सअभाज्य संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे ए और बी सअभाज्य संख्या है तथा b बराबर नॉट इक्वल टू 0। b कभी भी 0 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन लिखना होगा प्रत्येक बार, ये कंडीशन लिखना होगा प्रत्येक बार। बात समझ में आया? चलो, तो देखो ये हो गया सअभाज्य संख्या। तो हम लोग को हर बार लिखना है कि ए और बी क्या है? सअभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है? सअभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद करना क्या होता है ना, दोनों तरफ वर्ग करना है। क्या करना है? दोनों तरफ या दोनों ओर। दोनों ओर मतलब बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे हम लोग? वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये √2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। a बटा b है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कटेगा ना, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2 बराबर स्क्वायर दोनों का है, तो a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है। यहाँ पर करते हैं हम लोग, b स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं, b स्क्वायर यहाँ गया और a 2 को यहाँ कर देते हैं। दोनों को इंटरचेंज कर दिए, दोनों को क्या कर दिए? इंटरचेंज कर दिए, दोनों को चेंज कर दिए। ठीक है, कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 है ना, 2 को यहाँ भेज दिए और b स्क्वायर को यहाँ भेज दिए, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिए, है ना। गुना में ये भागा में जो रहता है यहाँ चला जाता है, गुना में जो इधर रहता है वो बटा में आ जाता है। तो हम लोग को क्या मिला? b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2 मिला, a स्क्वायर बटा 2 मिला। अब हमको एक बात बताओ, a अगर सअभाज्य संख्या है तो a 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, ना तो 2 से, ना तो 3 से, ना तो 4 से, ना तो 5 से, ना तो 6, किसी से नहीं, केवल 1 से डिवाइड होगा। अभी समझाए थे, है ना। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। अच्छा, ये बटा का मतलब है कि डिवाइड हो रहा है। जैसे अगर हम कोई नंबर लिख दे, जैसे 25 लिख दे बटा में 5, इसका मतलब है कि 25 5 से डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या है? डिवाइड हो रहा है। अब बात को समझना है ना। कल जो हम प्रमेय बताए थे उसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। देखो, a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बटा में मतलब डिवाइड हो रहा है। तो बताओ, अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा तो क्या a 2 से डिवाइड होगा? अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा तो क्या a 2 से डिवाइड होगा? कैसे पता चला होगा? कल हम लोग एक प्रमेय को देखे थे। वो प्रमेय क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर a स्क्वायर अगर किसी से 2 से डिवाइड है तो a भी 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। कल वाला प्रमेय याद करो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं a स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो इस बात का गारंटी है कि a भी 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर मान लो जैसे कि ये 25 है, 25 अगर 5 से डिवाइड है, 25 अगर 5 से डिवाइड है तो ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो
तो a के जगह में कितना है 5 है। तो देखो a का स्क्वायर मतलब 25, 25 5 से डिवाइड है ना, तो ये 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा, 5 5 कट गया। अगर 25 5 से डिवाइड है, अब 25 का स्क्वायर क्या होता है 5, तो 5 जो है 5 को भी तो डिवाइड कर रहा है एक बार में, कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो a भी 2 से क्या होगा डिवाइड होगा, यानी विभाजित होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ लिखना है a स्क्वायर 2 से विभाजित, a स्क्वायर 2 से विभाजित है और a स्क्वायर, ये a स्क्वायर 2 से क्या है विभाजित है, ये विभाजित है, इसीलिए a भी 2 से विभाजित होगा, इसीलिए a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, क्या बोले कि a स्क्वायर, ये कोमा देना जरूरी है, a स्क्वायर 2 से विभाजित है या विभाजित हो रहा है या विभाजित है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये लिखने का जो तरीका है अपना अपना तरीका से लिखना है। ठीक है, तो a स्क्वायर 2 से विभाजित है, अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो प्रमेय के अनुसार, प्रमेय में लिखा हुआ है a भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझा दी है, अगर कोई भी चीज़ है तो। ठीक, जैसे मान लेते हैं अगर ये 4 है और ये 2 से विभाजित है, तो 4 2 से बना है, 2 के स्क्वायर से बना है, तो अगर 2 का स्क्वायर 4 2 से विभाजित है, कट गया, तो ये 2 भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा। ये प्रमेय में हम कल साबित करके दिखाए थे, कल केवल प्रमेय इसीलिए समझाए थे ताकि आज दिक्कत ना हो। अब हमको यहाँ क्या समझ में आ गया कि a के पास पक्का 2 का गुणनखंड है, तब ना ये 2 से विभाजित हुआ है। 2 से वही नंबर विभाजित होगा जिसके पास क्या है मल्टीपल में 2 है। तो a तो पहले 2 से विभाजित हो रहा है, तो a तो साबित हो गया कि पक्का सहअभाज्य नहीं है। a तो साबित हो गया ना कि a सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य उसे कहते हैं जो केवल किससे डिवाइड हो 1 से। लेकिन यहाँ तो साबित हो रहा है कि a जो है किससे डिवाइड हो जा रहा है 2 से। तो a जो हम माने थे कि सहअभाज्य, वो तो गलत हो गया ना। अब मान लो b देखते हैं अब सहअभाज्य है या नहीं है, वो देखते हैं। अब b को भी तो देखना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग का आया है इसको हम लोग कर देंगे समीकरण 1। क्या कर देंगे इसको समीकरण 1, या इसको कर सकते हैं समीकरण, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। ठीक है, इतना स्टेप समझ में आ गया। ये स्टेप में हम लोग केवल एक ही चीज समझें कि a 2 से डिवाइड है। अब a 2 से डिवाइड है तो a पक्का सहअभाज्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसी स्टेप को दोबारा रिपीट करेंगे b के केस में। किसके केस में अब करेंगे, b को लेके करेंगे कि अब हम लोग को साबित कर देना है कि b जो है इसका भी कुछ एक के अलावा कोई दूसरा भी नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा, तो ये भी सहअभाज्य नहीं होगा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है इधर हम बनाते हैं, इधर जगह इसको मिटाते हैं ना। इतना करने के बाद हम लोग को अब ना यहाँ मानना है, क्या मानना है देखो, यहाँ लिखना है माना a बराबर, ठीक है, a बराबर यहाँ पर जो ये 2 है ना, ये 2 और एक अलग से नंबर c मान लेंगे या k मान लेंगे। ये प्रत्येक बार यही मानना है, या तो यहाँ c मानेंगे या तो p मानेंगे या तो k मानेंगे या तो m मानेंगे, कुछ अलग नंबर मानेंगे a और b के अलावा। ठीक है, तो हम a b लिए, इसके बाद c ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब माना a बराबर 2c, अब a बराबर 2c समीकरण 1 में बैठा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। चलो यहाँ बना देते हैं, समीकरण 1 यहाँ है तो यहाँ लिखा हुआ b स्क्वायर बराबर a का मान 2c है, a के जगह में रखना है 2c स्क्वायर बटा में कितना होगा 2, मान बैठा दिए। क्या किए, b स्क्वायर उतारे, a का जगह पे केवल 2c रखे, बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, बटा में 2 है तो 2 रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से b स्क्वायर आया, ये स्क्वायर 2 का भी होगा तो 2 दूनी कितना हुआ 4, ये स्क्वायर c का भी होगा तो कितना हो जाएगा c स्क्वायर। अब बटा में क्या है 2, बात समझ में है, बटा में कितना बचा है 2।
तो 2 से ये 4 तो कैंसिल होगा ना 2 बार में, हो गया। बी स्क्वायर बराबर क्या आया 2c²। ठीक है, इस 2 को क्या इसके बटा में लिख सकते हैं? इस 2 को हम लोग इसके बटा में लिख सकते हैं, तो इसके बटा में लिख देंगे, ये बटा में आ गया 2 बराबर क्या आया c। तो हम लोग बोल सकते हैं पहले c² लिख सकते हैं और बाद में b² लिख सकते हैं, यानी इसको इधर और इसको इधर लिखा जा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता बराबर में। ठीक है, यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि b² 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो कंसेप्ट को समझना, यहाँ पर हम देखे थे a² 2 से डिवाइड हो रहा था क्योंकि a था। अब हमको देखना है कि b² या b डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हम फिर यहाँ पर ही देख रहे हैं कि b² बटा 2 है। b² बटा 2 का तात्पर्य है कि b² 2 से क्या है, विभाजित है। ठीक, प्रमेय के अनुसार अगर b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। बात समझ में आए? तो यहाँ लिख देना है b² 2 से विभाजित है। ठीक है, इसीलिए b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, बात साबित होगी यहाँ पर। अब यहाँ समझना क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि जो a है वो भी 2 से विभाजित हुआ और जो b है वो भी 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक, यानी a और b सअभाज्य संख्या नहीं है। a और b क्या है, सअभाज्य संख्या नहीं है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? हम लोग तो मान लिए कि ये सअभाज्य संख्या है, लेकिन अब हम लोग जब सॉल्व किए तो सॉल्व करके हमको दिख रहा कि a और b सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि a और b में 2 कॉमन है और 2 कॉमन है यानी 2 से डिवाइड हो रहा, और जिसमें 2 कॉमन आ जाए समझ लो वो सअभाज्य नहीं होता है। सअभाज्य में केवल 1 कॉमन आना चाहिए, है ना। ऐसा क्यों हुआ? तो अब हमको लिखना है, इससे साबित क्या हो रहा कि जो हम माने थे कि √2 एक परमेय संख्या है, ये हम लोग का मानना ही गलत था, हमको मानना नहीं चाहिए था। ये मानना हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम लोग का मानना गलत हो गया कि √2 एक परमेय संख्या है, तब ये कैसा है, अपरमेय बचेगा। संख्या 2 होगा, एक परमेय एक अपरमेय। अगर एक संख्या परमेय है तो पक्का वो अपरमेय नहीं होगा, अगर कोई अपरमेय है तो वो परमेय नहीं होगा। बात पकड़ में यहाँ तक आ गया है। देखो ये समीकरण 1 है, इसको कर देंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ से इस प्रकार, समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इससे क्या पता चला, दोनों 2 से डिवाइड हो रहा यानी 2 कॉमन है, कॉमन को ही उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं। तो हम लोग को समीकरण 1 में भी देखे 2 से डिवाइड हो रहा है यानी 2 से डिवाइड हो रहा, तो और समीकरण 2 में भी 2 से डिवाइड हो रहा, मतलब 1 और 2 से पता चला कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, जो कि होना तो 1 चाहिए, है ना। तो हम लोग को यहाँ लिखना है इस प्रकार, समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन हम लोग तो माने थे कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के चलते हुआ, जो हम लोग माने थे। विरोधाभास का मतलब जो विरोध करेगा, इस बात का विरोध हो रहा, इस बात का यहाँ क्या हो रहा, विरोध हो रहा, इसी को बोलते विरोधाभास, है ना। तो हम लोग को लिखना है, यहाँ दिख जाएगा, यहाँ दिखेगा, देखो लिखना है, यह हमारी गलत मत लिखो, त्रुटिपूर्ण कल्पना लिखो, इसको हटाओ, यहां से लिखो, यह विरोधाभास हमारी
त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण होता है। जो ये विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास का मतलब यहाँ गुणनखंड हमको कॉमन में क्या दिख रहा है 2 और यहाँ पर हम लोग को क्या दिखा था 1। इसका जो विरोध हुआ ऐसा होने का पीछे का कारण है कि हम जो यहाँ माने थे कि √2 एक परमेय संख्या है, ये मानना ही हम लोग का क्या था गलत था। तो इसी प्रकार यहाँ लिखना है कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण होता है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण होता है, लेकिन जगह नहीं है, इधर हम लिख देते हैं ना, तो लिखना होगा अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, है ना। चलो तो इसको नोट करो। इसके बाद कुछ भी टॉपिक में चेंज नहीं होगा, प्रत्येक बार हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, प्रत्येक बार जितना बार बनेगा इसी प्रकार बनेगा। ये लाइन बस याद कर लेना है, लास्ट का याद नहीं करना, और लिखने का टेक्निक थोड़ा चेंज भी होता है, जरूरी नहीं कि हम लोग का लिखने का तरीका ऐसा ही होगा, अपना तरीका से भी लिख सकता है। प्रत्येक बार हम लोग को क्या है यही स्टेप से सॉल्व करना है, स्टेप नहीं बदलेगा, स्टेप नहीं बदलेगा, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन बदल जाएगा, जैसे √2 है, इसके जगह में क्वेश्चन देगा √3, मान लेते हैं क्वेश्चन बदल गया, क्या दे दिया √3। किसी भी प्रकार का स्टेप नहीं बदलना है, बस क्वेश्चन अभी लिखना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ जहाँ 2 था वहाँ वहाँ 3 कर दिया जाएगा, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ क्या कर दिया जाएगा 3, जहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाएगा, जहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाएगा, जहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाएगा, कोई स्टेप में बदलाव नहीं आएगा, ठीक। जहाँ 2 है वहाँ क्या हो जाएगा 3, देखो यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 हो गया, कोई बदलाव आया नहीं ना। तो स्टेप हम लोग का सेम रहेगा, इसीलिए बोले स्टेप को अच्छे से समझ लो, ये समझने का चीज है और याद कर लो, ठीक। इसी प्रकार अब इधर आते हैं, यहाँ तक तो हो गया ना, कोई भी चीज में देखो सब जगह चेंज हम लोग कर दिए ना। अब इधर आते हैं, यहाँ पर 3 होगा, अब यहाँ समझने वाली बात है, ये 3 आया तो ये क्या होगा 3। अब यहाँ पर तो बदलाव आएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ क्या आ जाएगा 3। जब 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 ही तो आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा, ठीक। तो यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ भी 3 कर दो, और यहाँ भी 3 होगा, ठीक है। अब इसमें ये गुणनखंड कॉमन में क्या आएगा 3 आएगा। और करना क्या होगा, हर एक बार लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है यही वाला, और एकदम यही लिख के आना है। ये 3 हो गया साबित, है ना। तो क्वेश्चन उतारो 2 नंबर देके कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब कभी भी √3 अपरिमेय संख्या का बात बोलेगा तो बनाने का स्टेप यही रहेगा कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √3 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि परिमेय है। और यहाँ क्लियर कर देना है कि a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है, लेकिन b = 0 कभी नहीं हो सकता है, ठीक। सअभाज्य संख्या वो है जो a और b में कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा। अगर कुछ भी कॉमन आ गया तो सअभाज्य खत्म हो जाएगा, सअभाज्य खत्म हो गया तो ये परिमेय संख्या खत्म हो जाएगा, मानना गलत हो जाएगा। और आगे हम लोग दोनों ओर वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर ये 3 बनेगा, ये a² b² बनेगा। इसको क्रॉस में चेंज करेंगे तो b² = a² / 3 बचेगा, यानी a² को 3 विभाजित कर रहा तो a भी 3 से विभाजित होगा, एकदम गारंटी है। इसी प्रकार हम लोग फिर मानेंगे कि a = 3c है, तो इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रख देंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से b² / 3 आएगा, यानी b² को अगर 3 विभाजित करता है तो b जो है वो 3 से भी विभाजित होगा, जो कि हम लोग का मानना गलत हो गया क्योंकि a और b 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 3 से विभाजित हो रहा है, a भी और b भी, है ना। तो ये क्यों हुआ, तो ये लिखना है इस प्रकार। समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि a और b का अविनिष्ट गुणनखंड 3 है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना का मतलब हम लोग गलत माने हैं, जो मानना हम लोग का था वो गलत था, इसीलिए मानना था कि ये परिमेय संख्या है, जो गलत साबित हो गया तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, क्योंकि परिमेय मानना गलत हुआ तो बचा क्या, अपरिमेय बचा। इसी प्रकार ये सिद्ध करना है। बात समझ में आया, चलो नोट कर लो इसको।
अगर पुराना बुक किसी के पास है तो एक्सरसाइज 1.3 लिखा हुआ मिलेगा, अगर नया वाला बुक है तो एक्सरसाइज 1.2 लिखा हुआ मिलेगा। बात समझ में आया? तो देखो करना क्या है कि जहाँ जहाँ हम लोग का संख्या 3 था वहाँ 5 कर देंगे, ठीक, कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, बस संख्या बदलेगा। यानी स्टेप एक बार जहाँ पकड़ में आ गया तो बाकी हम लोग का नंबर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 को 3 कर देना है, जहाँ जहाँ 3 है उसको 5 कर देना है, 5 को 3 नहीं, 3 को 5, ठीक। चलो यहाँ भी देखो 3 था, 5 बना देना है, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 25 आएगा, और नीचे भी 5 है तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पर ही आ गया 5। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 5, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 5। यानी बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड है तो बी भी 5 से डिवाइड होगा। बस यही लिखना है। वो विनिष्ट जो गुणनखंड आएगा वो क्या आ गया, दोनों में 5 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग का साबित हो गया 5, है ना। चलो अब देखो ये क्या है ना, हम लोग एक ही तरीका से बनाए, बस हम लोग संख्या को बदल दिए। पहले हम संख्या 2 लेके दिखाए जो अभाज्य संख्या था, उसके बाद 3 को लिए, 5 को लिए। अब हो सकता है इसके जगह में वो 7 दे दे तो भी ऐसा ही बनेगा, 7 ना दे के वो 11 दे दे तो भी ऐसे बनेगा, वो रूट 13 दे दे तो भी ऐसे ही बनेगा। इसीलिए अगर इसके जगह पे रूट 17 आ जाए तो भी इसी प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे। यानी वहाँ पर संख्या केवल बदल सकता है, स्टेप नहीं बदलना है, ऐसे ही बनाना है सबको। बात समझ में आ गया? अगर इसके जगह में कुछ भी अभाज्य संख्या आ जाए तो हर बार ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलो तो इतना ही हम लोग आज रहने देंगे, है ना।